नमस्कार। आज है 13 जनवरी 2026 और आज हम बात करेंगे 13 जनवरी के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं उन सभी की। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे PSLV C62 राहगीर योजना क्या है, सेमीकंडक्टर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है, ऊंट महोत्सव या जिसे केवल फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है उसके बारे में, वेडिंग डेस्टिनेशन क्या है और रेवती मोहिते कौन थे। इन सभी के बारे में आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं PSLV C62 या EOS-01 मिशन लॉन्च किया गया है। दोस्तों, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है दोस्तों? तो दोस्तों, इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा है जो PSLV C62 या जिसे EOS नाम से जाना जाता है, EOS-01 मिशन है जो लॉन्च किया गया। अब ये दोस्तों EOS क्या है? ये दोस्तों एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। यानी पृथ्वी के ऊपर की जाकर ये ऊपर से फोटोएं लेना, पृथ्वी की स्थिति का अवलोकन करता है, मौसम की जानकारी प्रदान करता है और दोस्तों जो आने वाली आपदाएं हैं जो कृषि के लिए बहुत ही नुकसानदायक होती हैं, उन सभी की जानकारी ये प्रदान करता है। ये है अपना EOS-01। दोस्तों, इसे किस उपग्रह से लॉन्च किया गया है, किस सैटेलाइट की किसके द्वारा लॉन्च किया गया है दोस्तों? इसे PSLV के द्वारा लॉन्च किया गया है। दोस्तों, ये PSLV की 64वीं 64वीं उड़ान थी दोस्तों, 64वीं उड़ान थी। जिसमें से अब आप बोलोगे कि ये 64वीं उड़ान थी तो ये C62 क्या है? ये 62 क्या है? तो दोस्तों, ये 62 यानी 62 सफल उड़ानें हो चुकी है दोस्तों। इसकी सफल उड़ानें PSLV जो रॉकेट है उसने 62 जो सफल परीक्षण कंप्लीट कर लिए हैं। ये टोटल कितने परीक्षण किए उसने? 64 परीक्षण किए टोटल आज तक, और उसमें से 62 इसके परीक्षण है वो सफल रहे हैं दोस्तों। दोस्तों, इनमें जो एक EOS-01 है, इनमें ये एक सैटेलाइट का समूह है। इसमें से एक सैटेलाइट का क्या नाम है? अन्वेषा है, जो एक सैटेलाइट का नाम रखा गया है। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो ये जो EOS-01 है, इसे SS ऑर्बिट में स्थापित किया गया है। यानी SS मतलब सन सिंक्रोनस जो ऑर्बिट है उसके अंदर इसे स्थापित किया गया है। और ये PSLV की 64वीं उड़ान थी, जिसमें से ये 62 उड़ानें सफलतापूर्वक कंप्लीट कर चुका। अब दोस्तों, इसके बारे में बात करें तो ये दोस्तों जो इसरो के वैज्ञानिक है उन्होंने अभी बताया कि ये सफल ना ही तो सफल हुआ है और ना ही ये असफल हुआ है। इसके ऊपर अभी रिसर्च जारी है, क्योंकि इसके जो लॉन्च करने के बाद है कुछ समय बाद जो इसके थर्ड फेज है उसमें टेक्निकली एरर आ गई थी, इसलिए इसका कनेक्शन सही से बन नहीं पा रहा है इसरो के साथ। इसलिए अभी इसको सफल या असफल कहना उपयुक्त नहीं होगा। तो दोस्तों, इतनी चीजें आपको इसके PSLV C62 के बारे में ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको राष्ट्रीय युवा दिवस जो 12 जनवरी को मनाया जाता है उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, ये राष्ट्रीय युवा दिवस है वो स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पे मनाया जाता है। और स्वामी विवेकानंद जी की जयंती कब आती है दोस्तों? 12 जनवरी को। 12 जनवरी को जो स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाई जाती है, और ये स्वामी विवेकानंद जी की 164वीं जयंती थी। दोस्तों, इसके अलावा आपको याद क्या रखना है कि जो स्वामी विवेकानंद जी है उन्होंने 1897 में कोलकाता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, जिसे आगे चलकर जिसका मुख्यालय है वो पश्चिम बंगाल में है, जो स्थापित ट्रांसफर कर दिया गया था। ये चीजें हैं दोस्तों, ये बातें आपको राष्ट्रीय युवा दिवस के बारे में ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों श्रीनिवास डेम्पो जी के बारे में। दोस्तों, ये श्रीनिवास डेम्पो कौन थे? दोस्तों, ये गोवा के प्रसिद्ध उद्योगपति हैं। श्रीनिवास डेम्पो कौन है दोस्तों? ये गोवा के उद्योगपति है, जिसे इटली का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्यूवेलियर डेल ऑर्डिन डेला स्टेला डी इटालिया प्रदान किया गया है दोस्तों। जो श्रीनिवास डेम्पो है, जो गोवा के उद्योगपति हैं, उन्हें इटली का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला। क्या दोस्तों, क्या मिला श्रीनिवास टेम्पो को? इटली का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। और ये नागरिक नागरिक पुरस्कार कौन सा है? डी इटालिया। ये नाम याद रखना दोस्तों, डी इटालिया, इटली यहाँ से हो जाएगा। आपको इतना याद रखना, इटालिया है तो इटली वालों ने ही दिया है। ये इतना नाम याद रखने की आपको जरूरत नहीं, इतना ही याद रखना डी इटालिया। और दोस्तों, ये क्यों दिया गया है?
जो इनके उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देता है, यानी जो श्रीनिवास डिम्पो है, उन्होंने इटली के अंदर जो अपना बिजनेस के अंदर जो महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इसके उपलक्ष्य में इन्हें डी इटालिया नामक सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान किया गया है इटली का। तो दोस्तों ये थे अपने श्रीनिवास डिपो। अब नेक्स्ट बात करते हैं रेवती मोहिते के बारे में। दोस्तों जो रेवती मोहिते हैं, वो मेघालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश सीजे नियुक्त हुई है दोस्तों। सीजे के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला है दोस्तों। ये चीज आपको याद रखनी है दोस्तों। रेवती मोहिते, क्वेश्चन बन सकता है रेवती मोहिते का संबंध है किस राज्य से है? मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, या क्वेश्चन बन सकता है कि रेवती मोहिते कौन है? तो ये जो मेघालय हाई कोर्ट है उसकी पहली सीजे बनी है, यानी मुख्य न्यायाधीश बनी है। ये आपको रेवती मोहिते के बारे में जानकारी रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। आपको सबको पता है कि भारत में जो बाल विवाह प्रथा है वो सबसे ज्यादा प्रचलित है। ये एक कुप्रथा है जिसे मुक्त कराने के लिए सरकार है बार बार प्रयास करती है। इसलिए भारत सरकार का बाल विवाह मुक्त भारत अभियान 2030 तक सभी जिलों को बाल विवाह से मुक्त करने के लिए लक्ष्य रखता है। यानी भारत सरकार का जो लक्ष्य है कि 2030 तक है सभी जिलों को बाल विवाह मुक्त कर दिया जाए, यानी किसी भी जिले में बाल विवाह ना हो। ये एक बाल विवाह एक कुरीति है। अगर आपके आसपास भी कहीं पर बाल विवाह हो रहा है तो आप सबसे पहले सरपंच को सूचित करें और उसके बाद जो पुलिस प्रशासन को सूचित करें, क्योंकि बाल विवाह करना एक कानूनी अपराध है। इसलिए आप अपने आसपास भी ध्यान रखना। और भारत सरकार का ये अहम लक्ष्य भी है कि 2030 तक है जो भारत को पूर्णतया बाल विवाह मुक्त घोषित करना। इसके अलावा दोस्तों आपको याद किया रखना एक बालोद जिला छत्तीसगढ़ का जो भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है दोस्तों। बालोद जिला है जो किस राज्य का है? छत्तीसगढ़ का, जिसे भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है दोस्तों। कितनी गर्व की बात है। छत्तीसगढ़ जो बहुत ही एजुकेशन के मामले में पिछड़ा हुआ है, उसका एक जिला बालोद जिला वो बाल विवाह मुक्त घोषित हो चुका है। तो दोस्तों क्या याद रखना आपने, बाल विवाह मुक्त भारत का मिशन, जो बाल विवाह मुक्त भारत है वो मिशन कब तक है? 2030 तक है। 2030 तक सभी जिलों को बाल विवाह मुक्त घोषित करना। और बालोद जिले के बारे में आपको याद रखना है कि ये बाल विवाह मुक्त घोषित हो चुका है। नेक्स्ट है दोस्तों राहगीर योजना। दोस्तों अब ये राहगीर योजना क्या है? तो दोस्तों इसके दो शब्द बनते हैं, राह और गिर। राह का मतलब जो हमारे साथ साथ चलता है और गिर का मतलब रास्ता। तो दोस्तों भारत सरकार और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा यह एक योजना चलाई जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं उनमें घायलों को मदद करना। राहगीर योजना क्या है दोस्तों? जो सड़क के ऊपर जो एक्सीडेंट होते हैं, उन जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है उसको निकटतम अस्पताल पहुंचाना या प्राथमिक सहायता देना है। उसके लिए जो ये राहगीर योजना चलाई गई है। दोस्तों अगर आप किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को नजदीकी अस्पताल में ले जाते हो और अत्यधिक तीव्रता के साथ उसे अगर अस्पताल में ले जाते हो तो और उसकी जान बचाते हो तो आपको 25,000 रुपए की नगद प्रोत्साहन राशि और एक प्रशंसा पत्र नाम और एक सम्मान दिया जाता है। प्रशंसा पत्र और सम्मान दिया जाता है। इसके साथ ही आपको 25,000 रुपए नगद है जो सरकार की तरफ से प्रोत्साहन दिया जाता है। आपको जितने भी कितने जो भी कोई कानूनी दाव पेच हो उनसे मुक्त रखा जाता है। यानी कोई भी पुलिस केस बनता है तो आपको सामान्य इंक्वायरी के लिए भी पुलिस थाने नहीं बुलाया जाएगा। इसलिए कभी भी आपको सड़क के ऊपर कोई एक्सीडेंट का व्यक्ति मिले, जिसका सड़क दुर्घटना हुई हो, जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ हो और वह अत्यधिक गंभीर घायल हो, तो आपको जल्द से जल्द उसे अस्पताल पहुंचाना है। और इस चीज को दोस्तों, क्योंकि जो व्यक्ति होते हैं, जो लोग होते हैं, जो सड़क पर आवागमन करते हैं, आने जाने वाले लोग होते हैं, वो पुलिस झंझट से में फंसने से बचने के लिए जो किसी व्यक्ति जो पीड़ित है, जो जिसकी दुर्घटना हुई है, जो घायल है, उसको हॉस्पिटल नहीं ले जाते, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि जो पुलिस है वो उनके घर आएगी, उनको बार बार पुलिस थाने के चक्कर कटवाएगी। इसलिए वो उनकी सहायता नहीं करते हैं घायल की। और जिसके अंदर बहुत सी दुर्घटनाएं है कि लेट उपचार होने के कारण उन व्यक्ति की जान चली जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए सरकार ने इस चीज को प्रोत्साहित करने के लिए 25,000 रुपए नगद की राशि देने का प्रावधान किया है। साथ ही जो पुलिस केस है उसे पूर्णतः मुक्त रखा है, यानी आपके पास पुलिस कोई भी इंक्वायरी के लिए नहीं आएगी। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं
राजस्थान की प्रमुख घटनाएं के बारे में दोस्तों ये थी राष्ट्रीय समसामयिकी। अभी बात करते हैं राजस्थान की समसामयिकी की। इससे पहले आपको एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है, जिसके ऑप्शन है असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और केरल। दोस्तों कौन कौन से ऑप्शन है? असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और केरल। इनका जो सही आंसर है दोस्तों, साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी, इसका जो सही आंसर हो आपको कमेंट के अंदर बताना है। ये पर्सन है जो हमने कल की वीडियो में कवर किया था। अब दोस्तों बात करते हैं राजस्थान समसामयिकी की। दोस्तों राजस्थान समसामयिकी की बात करते हैं दोस्तों, कुरुंजा संरक्षण रिजर्व बनाया गया है। दोस्तों ये कहाँ बनाया गया है? कुरुंजा, जो कुरुंजा पक्षी होता है उसके संरक्षण के लिए जो रिजर्व सेंटर कहाँ बनाया गया है दोस्तों? खीचन फलोदी के अंदर है, जो देश का पहला कुरुंजा संरक्षण रिजर्व बनाया गया है। दोस्तों ये प्राकृतिक निवास स्थल कुरुंजा पक्षियों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है सरकार के द्वारा। आपको याद रखना, कुरुंजा संरक्षण रिजर्व है किचन फलोदी के अंदर बनाया जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों सेमीकंडक्टर पार्क। दोस्तों जो सेमीकंडक्टर पार्क है वो निमराना कोटपुतली बहरोड के अंदर स्थापित किया जा रहा है। दोस्तों निमराना में सेमीकंडक्टर पार्क की स्थापना से भारत की तकनीकी क्षमताओं में वृद्धि होगी, क्योंकि दोस्तों जो टेक्नोलॉजी का युग है वो पूर्णतः सेमीकंडक्टर पर निर्भर है। दोस्तों इससे रोजगार के नए अवसर प्रदान मिलेंगे जो राज्य के निवासी हैं उनको, और इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। आपको याद क्या रखना है दोस्तों? सेमीकंडक्टर पार्क के बारे में। और ये सेमीकंडक्टर पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? निमराना। और निमराना कहाँ स्थित है? कोटपुतली बहरोड जिले के अंदर है जो निमराना स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, पलासा बेरबर का चयन हुआ है। दोस्तों दोस्तों ये पलासा बेरबर एक युवक है जिसका चयन हुआ है। और चयन कहाँ पे हुआ है दोस्तों? इसका चयन हुआ है राजस्थान का, ये एक राजस्थान का खिलाड़ी है पलासा बेरबर, जिन इसका चयन हुआ है भारत की फुटसल टीम के अंदर चयन हुआ है। दोस्तों ये फुटसल टीम क्या है दोस्तों? ये फुटबॉल का मिनी रूप है। फुटबॉल का एक मिनी रूप है। दोस्तों मिनी रूप कैसे है? जो फुटबॉल है दोस्तों ये मैदान पर खेला जाता है। अब ये क्या बात हुई, तो ये कहा गया आसमान में खेला जाएगा? नहीं दोस्तों, फुटसल भी है जो मैदान के अंदर ही खेला जाता है, परंतु फर्क क्या है? ये आउटडोर है और ये इंडोर है। ये दोस्तों इंडोर के अंदर खेला जाता है, यानी ये जैसे ये फुटबॉल का मैदान हो गया, ये तो आउटडोर हो गया, जैसे बहुत बड़ा मैदान हो गया। और जो बाहर खेला जाता है यानी खुले मैदान में खेला जाता है। और ये जो फुटसल है ये इंडोर मैदान के अंदर खेला जाता है, यानी जो इंडोर गेम्स नहीं होते जैसे हम घर के अंदर खेलते हैं, जैसे लूडो हो गया, वो एक इंडोर गेम का उदाहरण है। और क्रिकेट है, जो क्रिकेट क्या हो गया, ये आउटडोर गेम का उदाहरण हो गया। इसी प्रकार जो फुटसल है वो इंडोर गेम का उदाहरण है, और जो फुटबॉल है वो आउटडोर मैदान आउटडोर जो गेम का उदाहरण है। इसलिए दोस्तों राजस्थान के जो पलासा बेरबर है उनका भारत की फुटसल टीम में चयन हुआ है। और दोस्तों ये जो फुटसल गेम है ये फुटबॉल बोल सकते हैं, मिनी फुटबॉल बोल सकते हैं, कॉपी है फुटबॉल की। इसमें ग्राउंड छोटा होता है, खिलाड़ी कम खेलते हैं, ये इंडोर है आउटडोर नहीं। इस प्रकार से आपको इस चीज के पलासा बेरबर के और फुटसल गेम के बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों वेडिंग डेस्टिनेशन की। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा वेडिंग डेस्टिनेशन है जो बालोतरा के अंदर बनाया जा रहा है। दोस्तों बालोतरा जिला है जो राजस्थान का, उसके अंदर है जो विश्व का सबसे बड़ा वेडिंग डेस्टिनेशन बनाया जा रहा है। अब दोस्तों जो बालोतरा का शिवाना क्षेत्र है वहां पे एक तो कृत्रिम झील बनाई जाएगी। शिवाना के पास जो नाकोड़ा पर्वत है, नाकोड़ा पर्वत के पास है जो कृत्रिम झील बनाई जाएगी। और जो कृत्रिम झील है इसके चारों ओर जो है वेडिंग डेस्टिनेशन की स्थापना की जाएगी, जो विश्व का सबसे बड़ा वेडिंग डेस्टिनेशन बनेगा। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है वेडिंग डेस्टिनेशन के बारे में कि इसकी स्थापना कहाँ की जा रही है, बालोतरा के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, राजस्थान में ऊंट महोत्सव का आयोजन किया गया जिसे केमल फेस्टिवल या ऊंट उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। इसका आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? बीकानेर के अंदर। कब से कब किया गया दोस्तों? 9 से 11 जनवरी तक है जो केमल फेस्टिवल का आयोजन किया गया। दोस्तों इसमें कुछ अवार्ड दिए जाते हैं। अवार्ड कौन से दिए जाते हैं दोस्तों? एक तो दिया जाता है मिस्टर बिकाना, जो किसे मिला है दोस्तों? लखन पारीख। लखन पारीख को जो मिस्टर बिकाना का खिताब दिया गया है। और दोस्तों इसके अंदर एक मिस मरवन का अवार्ड दिया जाता है। मिस मरवन का अवार्ड किसे मिला है? तो दोस्तों मिस मरवन का अवार्ड मिला है अंकिता सुथार को।
सुधार, ये दोस्तों सुधार है, सुधार नहीं सुधार, सुधार। अंकिता सुथार को है जो मिस मरवण का अवार्ड जो है दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों डोला मरवण, दोस्तों किशोर कल्ला और स्वाति कल्ला ने डोला मरवण प्रतियोगिता में भाग लिया था। दोस्तों ये डोला मरवण एक प्रतियोगिता है जिसके अंदर किशोर कल्ला और स्वाति कल्ला ने भाग लिया था। दोस्तों ये ऊंट महोत्सव एक सांस्कृतिक कल्चरल कार्यक्रम है। इसके अंदर विभिन्न प्रकार के आयोजन होते हैं, जैसे स्पोर्ट्स एक्टिविटी, कल्चरल एक्टिविटी, कैमल दौड़, और जो उष्टा कला है, ऊंटों की उष्टा कला, उन सभी के बारे में, अंगारा नृत्य, सॉरी अग्नि नृत्य दोस्तों, ये सभी है जो इसके अंदर किए जाते हैं दोस्तों। अग्नि नृत्य है, उष्टा कला, ऊंटों के ऊपर जी ऊंट दौड़, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, कबड्डी जैसे सांस्कृतिक जैसे नृत्य जैसे प्रोग्राम इसके अंदर किए जाते हैं। तो दोस्तों ये था आज के करंट अफेयर जिसमें हमने नेशनल समसामयिकी और राजस्थान समसामयिकी के बारे में देखा। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, आज का आपके लिए एक क्वेश्चन और है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी किस राज्य सरकार द्वारा जारी की गई है? दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन है कि डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी किस राज्य सरकार द्वारा जारी की गई है? इसका सही आंसर है दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। ऑप्शन है आपके सामने राजस्थान, तमिलनाडु, दिल्ली और केरल। आज आपके सामने दो प्रश्न है जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है, दोनों का सही उत्तर, और दोनों क्वेश्चनों को हमने लास्ट वीडियो के अंदर कवर किया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।